Hello, dear students. Welcome to Niti Science Academy. Today we are starting the Unit 3 Cell Structure and Function. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बायोलॉजी क्या है, स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनकी क्या फॉर्म है, उनकी क्या अपीयरेंस है, उनका इंटरनल क्या सिस्टम है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की सारी फॉर्म्स हम और लाइफ फॉर्म जो होती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम पहचानते हैं कि किस तरह से लिविंग बीइंग का सेल्स जो है यूनाइट होके टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो सेल थ्योरी भी बनी, तो हमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का लिविंग बीइंग का हमने पढ़ा, फिर उनकी फिजियोलॉजी और बिहेवियरल प्रोसेसेस भी पढ़े। तो फिजियोकेमिकल अप्रोच चाहिए होती है इसके लिए, तो इससे हमने कई मॉलिक्यूलर टर्म्स पहचानी, लिविंग टिश्यूज़ का, एलिमेंट्स का, कंपाउंड का हमने रिसर्च किया। तो इस एक तरह से इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है स्टडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि क्या केमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के टाइम, उसको बोलता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ओके, तो कॉन्सेप्ट को फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो कि अंडरस्टैंड बायोलॉजी में अप्लाई किए जाते हैं वो चैप्टर 9 में हम और इसके बारे में बायो मॉलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और जानकारी, हमें नॉलेज मिलेगी। अब इसमें कुछ साइंटिस्ट का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जी.एन. रामचंद्र ने फील्ड ऑफ प्रोटीन में स्ट्रक्चर बनाया था और फाउंडर थे मैड्रास स्कूल के। एनालिसिस किया था बायोपॉलीमर्स का। तो इस तरह से कई तरह की रिसर्चेस हुई। तो पीएचडी उन्होंने की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रामचंद्र ने। उन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट स्ट्रक्चर ये सब बनाए थे। ओके, मॉडल्स बनाए थे टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। इस तरह से उन्होंने भी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो नाउ हम आते हैं अपने असली टॉपिक पे। ये तो हमें इन्होंने क्या क्या किया हमने एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम आते हैं चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है किससे बनी हुई है? छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। तो एक सेल से बनी हुई होती है बॉडी, उसको बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सेल से बनती है, उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट यू ऑलरेडी नो। ओके, व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के काम आते हैं और ये परफॉर्म करते हैं, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है लाइफ के। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होती, सेल मिलके सब काम करते हैं। तो सेल को क्या हम बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इसकी डेफिनेशन आएगी, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने किया था डिस्क्राइब? एंटोन वॉन लियोनहॉक ने। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का किया था। तो और डिटेल स्ट्रक्चर किसके पता लगा है? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ। तो इसको दोबारा से आप लर्न कर लो। एंटोन वॉन लियोनहॉक ने लाइव सेल को डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद सेल थ्योरी बनाई गई। कब? 1830 में बाई मथियास स्केल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ। उसने प्लांट्स में बताया कि प्लांट्स में सेल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, और जो मिलके टिश्यूज़ बनाने, है ना। स्केल्डन एंड श्वैन का आप पढ़ते हो सेल थ्योरी, देखो आगे इसी के बारे में आएगा। देखो, और वो बॉटनिस्ट था। स्क्वैन क्या था? स्क्वैन वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, और उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनी सेल के बारे में बताया।
और उसकी ये बताया कि एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। किसने बताया? श्वैन ने। स्केल्डन एंड श्वैन ने किया था, वो बॉटनिस्ट था या जूलॉजिस्ट था। तो उसने बताया कि जो सेल वॉल के बारे में बताया जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका यूनिक करेक्टर होता है प्लांट के अंदर। और उसने प्रपोज किया हाइपोथेसिस कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कंपोज्ड होती है सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। स्केल्डन एंड श्वैन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। किसने बनाई? स्केल्डन और श्वैन ने। अकेले तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, पर इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि नए सेल कैसे उगते हैं। सेल थ्योरी बताई, उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर सबसे पहले रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि सेल डिवाइड होते हैं और न्यू सेल फॉर्म होते हैं। उसने मॉडिफाई किया स्केल्डन एंड श्वैन के हाइपोथेसिस को। फाइनल शेप किसने दी? रुडोल्फ वर्च्यू ने। रुडोल्फ वर्च्यू ने। और सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केल्डन एंड श्वैन। इसको बार बार जितना लिखोगे इनकी स्पेलिंग याद हो जाएगी। इन्होंने दी थी सेल थ्योरी और उसको फाइनल शेप दी थी रुडोल्फ वर्च्यू ने। ओके, तो उसने दी थी सेल थ्योरी। आजकल कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के। और ऑल सेल किससे अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ये थ्योरी हमें बताई गई। अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। तो हमने पहले ऑब्ज़र्व किया हुआ था कि प्याज के छिलके में ह्यूमन चीक को जब हम माइक्रोस्कोप में देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, तो हम देखा अनियन सेल जो है वो कि टिपिकल प्लांट सेल है और उसकी डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है और आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ऐसे ही ह्यूमन चीक के आउटर मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर किया, डिलिमिटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसमें बताया उसकी एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और जो ये सेल का न्यूक्लियाई होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic और cells that lack a membrane bound nucleus वो prokaryotic होते हैं, है ना। जिसमें न्यूक्लियाई होते हैं, मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस में, वो यूकैरियोटिक। और जिसमें नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो एक पर उनमें एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके। यूकैरियोटिक दोनों सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म होता है, जो कि पूरे सेल में फैला होता है, वॉल्यूम बनाता है सेल। तो साइटोप्लाज्म जो है सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ करता है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की। और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसमें अकर होते हैं जो कि सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल है उनमें क्या होता है? ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। ओके। राइबोसोम्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइबोसोम्स। इसमें यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में होता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाया जाता है ना। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में और विद इन द टू ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Animals contain another non-membrane bound organelle, centrosome,
जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल क्या करता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। कंटेन होता है किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में। तो इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिफर करते हैं साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। अब इसका डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर होगा ना। अभी तो मैंने जनरली आपको एक बताया, डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे माइक्रोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट होता है 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखो, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, 0.3 माइक्रोमीटर का। वाइल जो बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है ये 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो कि 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, नर्व सेल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। और कुछ भी डिस्क शेप भी होते हैं, पॉलीगोनल, कॉलमनर, अभी तो हमने और सेल्स पढ़े भी थे, इरेगुलर होते हैं। तो ये अपने फंक्शन पर डिपेंड करता है, उसके उनकी शेप और परफॉर्मेंस। और ये बताए हैं इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सेल, these are elongated cell, may vary with function they perform। ओके, ये ट्रैकियड है, ये मीजोफिल है जो राउंड और ओवल होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। सबसे बड़ा कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये लार्जेस्ट है। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट है। ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, क्या बताया था मैंने, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो जिसके न्यूक्लियस में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये स्मॉल होते हैं और ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ये वेरी करते हैं शेप में, तरह तरह की शेप के होते हैं, है ना। रॉड लाइक, कोकस, कॉमा लाइक, स्पिरल। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल की है फंडामेंटली सिमिलर है, पर वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर। देखो एक बार प्रोकैरियोटिक सेल्स के आपको दिखाते हैं, ये देखो, है ना। शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल से इसका डिफरेंस दिखाया है। ओके, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और ये हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, ये क्या है, ये जो हमने बताए हैं ये प्रोकैरियोटिक है। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक से।
यूकैरियोटिक्स है। ओके, डायग्राम कंपैरिजन श्योर। तो प्रोकैरियोटिक्स का हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। देयर इज अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। और जेनेटिक मटेरियल एनवलप नहीं होता है न्यूक्लियर एनवलप, नेकेड होता है, इट इज़ नॉट एनवलप बाय न्यूक्लियर। प्रोकैरियोटिक है इसलिए न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, ये प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लास्मिड्स बोलते हैं। स्मॉलर डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। इसी कारण इन बैक्टीरिया में अलग से ही फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सर्टेन यूनिक, दे हैव सर्टेन यूनिक phenotype characteristic, certain unit phenotype characteristic। और क्या स्ट्रक्चर होता है, रेजिस्टेंस होता है एंटीबॉडीज़ का। प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है डीएनए। कई इसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके चेंज होता है, दैट इज़ फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्योंकि एक तरह से ये मॉर्फोलॉजी और फिज़िकल फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो बिहेवियर में चेंज होता है और प्रोडक्ट में चेंज होता है, ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जीन्स में, वो उसको फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक बोलते हैं ड्यू टू डीएनए फॉर ड्यू टू जीन्स। तो ये रहा डीएनए, प्लास्मिड डीएनए बोलते हैं। रेजिस्टेंट टू फिनोटाइपिक करेक्टरिस्टिक होता है, डीएनए के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस होता है एंटीबॉडीज़ में, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए के साथ करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, यूकैरियोट में। इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, पहले भी हमने पढ़ा, एक्सेप्ट राइबोसोम, एक्सेप्ट राइबोसोम। यूनिक फॉर्म ऑफ इंक्लूजन होता है, स्पेशलाइज डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको मीसोसोम बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक, तो राइबोसोम होता है, मीसोसोम होता है। इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्बर, मीसोसोम्स होता है, इंक्लूजन्स होता है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं। ओके, इसको और हम डायग्राम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ हमें समझ आएगी। जैसे ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूक्लियस है, देख रहे हो, तो ये यूकैरियोटिक है इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये राइबोसोम्स हैं। आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका। ओके, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये इसकी सेल वॉल है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़ कह सकते हो आप। तो इस तरह से दीज आर, एक तरह से दीज आर गोल्जी बॉडीज, सॉरी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गए, छोटे छोटे इंक्लूजन्स हो गए,
जनरली मैंने कहा एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऐसा वेल डिफाइंड देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी, ये क्या है, ये वेल डिफाइंड, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, उससे थोड़ा क्लियर हुआ। तो ये सब चीज़ प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होती, ये प्रोकैरियोटिक बताएंगे। कंपैरिजन किया है जिसमें, ये प्रोकैरियोटिक बताएं। और इसको डिटेल में आप पढ़ते जाओगे। अब क्या सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है और टाइटली बाउंड होता है। आउटर मोस्ट जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, साथ में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होता है, ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करता है। दो ग्रुप्स के होते हैं, जो होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। तो हम इसमें स्टेनिंग से इसको देखते हैं। जब हम इसका एक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है कि जिस स्टेन प्रोसीजर में डेवलप करते हैं, दैट इज ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव एंड अदर दैट, जो कि नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। और ग्राम वाले जो है प्रैक्टिकली जो हम करते हैं इसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो ग्रुप में, तो जो स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं तो उसमें जो स्टेनिंग में पॉजिटिव आता है उसको ग्राम स्टेन में तो ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो नेगेटिव आता है उसे ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्लाइकोलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स हमने बोला है आउटर मोस्ट होता है, जिसमें सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन देती है। इसकी कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग होती है सब बैक्टीरिया में। इट शुड बी ऑफ लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम। किसी में लूज शीट होती है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और कहीं में थिक और टफ होती है, इसको कैप्सूल बोलते हैं, है ना। तो बाहर में इसके ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। पर ये डिफरेंट करता है, जिसमें किसी में स्लाइम लेयर होती है जो कि सॉफ्ट होती है, टफ होती है, तो उसे में कैप्सूल बोलते हैं। तो सेल वॉल जो होती है वो शेप देती है स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, बर्स्ट और कोलैप्स करने से बचाती है। ओके, तो और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल, कि जो उन उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को, उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर आने देती है जो यूज़फुल हैं, जो यूज़फुल नहीं है उनको अंदर नहीं आने देती सेल के। तो इसको बोलते हैं, दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे यूकैरियोटिक्स में होता है। और स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। जिसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है मीजोसोम। जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दीज एक्सटेंशन क्या बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, जो कि पूरे साइटोप्लाज्मा फैले होते हैं। ये कौन बनाता है, मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इसमें सिमिलर होती है सेलेक्टिवली। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स होती है बाहर की लेयर, साथ जो कि कंपोजिशन और डिफरेंट होता है, साथ में इसके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है जो कि प्रोटेक्टिव बनाती है उसको, और इसके साथ स्लाइम लेयर, लूज शीट होती है, स्लाइम लेयर कहते हैं, और किसी में बहुत टफ होती है तो कैप्सूल कहते हैं। और इनका फंक्शन तो मैंने बता ही दिया, ये प्रोटेक्शन के काम आता है उसके, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो इस तरह से हम तो फॉर्मेशन
इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा? वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली, ये क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में काम आते हैं। और रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेंबर का इंजाइमेटिक कंटेंट, तो छोटे छोटे इंक्लूजन्स हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। साइनोबैक्टीरिया में कई बार अदर मेम्ब्रेन्स का एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर, विच कंटेन पिगमेंट्स। अब बैक्टीरियल सेल है, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मीन्स उनका मूवमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मोटाइल में थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का, जिसको फ्लैजिला कहता है। तो फ्लैजिला से मूवमेंट होता है, ये आपने पहले ही बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में पढ़ा है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बैक्टीरियल फ्लैजिला का भी 3 पार्ट बताएं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो फिलामेंट तो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि सेल सरफेस से आउटसाइड तक जाता है। उसके अलावा पिलाई और फिम्ब्रेई भी होता है सरफेस स्ट्रक्चर, जो कि कोई प्ले नहीं करते रोल मोटिलिटी में। ओके, पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, और फिम्ब्रेई जो होता है ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं। ये दोनों कोई फंक्शन नहीं करते मोर्टेलिटी में। कौन? पिलाई और फिम्ब्रे। मेन कौन काम करता है? फ्लैजिला ही काम करता है मोर्टेलिटी में, है ना, जिसके 2 हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। तो फिर इनका काम क्या है? दे हेल्प द बैक्टीरिया को अटैच करने में काम आता है। जब तेज पानी की है का बहाव है या होस्ट टिश्यू में अटैच करने के काम आता है ना। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, जो हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उस डायग्राम में बताया था, उसके ऊपर होते हैं। ये एसोसिएट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल से। ये 15 nm से 20 नैनोमीटर साइज में होते हैं। सब यूनिट होती है 50s और 30s यूनिट, और टुगेदर 70s होते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का काम क्या? राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है राइबोसोम्स का? प्रोटीन सिंथेसिस। ये सिंगल mRNA में ही प्रेजेंट होते हैं। ये एक चेन बनाते हैं जिसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? पॉली राइबोसोम्स। ओके, ये जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं? mRNA जो बॉडी में है उसको प्रोटीन में चेंज कर, पॉली राइबोसोम। ठीक है, पॉलीसोम्स जो होते हैं mRNA को प्रोटीन में, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती हैं? ये रिजर्व मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये किसी मेम्ब्रेन, ये फ्री में साइटोप्लाज्म, फ्री घूमती हैं साइटोप्लाज्म में। ये क्या स्टोर करके रखती हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ओके, साइनोफाइकिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो कुछ कुछ मटेरियल जो है जो उसके डेवलपमेंट के काम आता है वो सेल के ये स्टोर करके रखते हैं इंक्लूजन, और दे आर फ्री टू मूव इन द साइटोप्लाज्म, है ना, लाई फ्री इन द, पड़े रहते हैं, किसी से अटैच नहीं रहते, इंक्लूजन्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस इफेक्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल्स। ओके, तो ये राइबोसोम्स के बारे में बताया। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये मैंने अभी स्ट्रक्चर ही बताया था। ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई सब यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब बताया था ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना।
एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। इस तरह से मेम्ब्रेन होती हैं, बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं यूकेरेटिक में। क्या क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है ना, एक न्यूक्लियर एनवलप होता है, साथ में यूकेरेटिक वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है ना। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, साथ में न्यूक्लियर एनवलप होता है, कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन होता है इसमें। ठीक है। सारे यूकेरेटिक सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं। प्लांट में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो अभी उसका आप डायग्राम देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी अपन देखते हैं इसका फिगर 8.3। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। दिस इज प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियर एनवलप है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये पहले ही बताई गोल्जी ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियलस, और ये जो है बीच में इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है ये। और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने रहेंगे, है ना, उसको राइबोसोम बोलेंगे। ये रहे राइबोसोम। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी देता है पूरे प्लांट को। ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये गोल्जी अपरेटस है। ये न्यूक्लियस का एनवलप है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। ये स्मूथ ER में क्या होता है? स्मूथ ER का मतलब है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट्स नहीं है। और RER रफ ER का मतलब है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होने से उसकी रफ लुक हो गई तो वो राइबोसोम प्रेजेंट है। और स्मूथ ER में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। ये वैक्यूल है, ओके। ये मिडल लैमेला है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल। 3 लेयर हैं, सेल वॉल, फिर मिडल लैमेला, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? प्लांट सेल में। बड़ा सारा वैक्यूल दिया हुआ है, ध्यान से देख लो इसको। ये क्लोरोप्लास्ट दिए हुए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट जरूर होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट हो। और ये जो पूरा फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्म। ये पेरोक्सीसोम है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। ये लाइसोसोम है, जिनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये रफ एंड। ओके। अब आप इसको ध्यान से देखा। अब आप आइए एनिमल सेल पे। ये आपका क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी अपरेटस आ गया, ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन के लिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। इसमें सेल वॉल नहीं होती, आप नोट करो, है ना। ये इसमें सेंट्रियोल है, ये पेरोक्सीसोम है, ये लाइजोसोम इसमें भी होता है, ये राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलेंगे RER, ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियस, ये
और ये न्यूक्लियलस और ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया। तो ये आपका एनिमल सेल में। तो इसमें दिखाया प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस होता है। अभी इसको क्लियर हुआ डायग्राम से काफ़ी कुछ। अब हम वन बाय वन हर चीज़ को समझेंगे। जैसे टेक इंडिविजुअल ऑर्गन ने लिया, अब इंडिविजुअल ऑर्गन को समझेंगे। सबसे पहले हमने देखा बाहर में सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो बताती है कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। तो मेनली कौन से होते हैं? लिपिड, मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि 2 लेयर में एक के साथ अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही। और जो उनका पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है। लिपिड्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो इनर पार्ट में होती है, और नॉन पोलर टेल होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ये प्रोटेक्ट करती है एक्वस एनवायरनमेंट से। और ये कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करती है। रुको एक बार इसका डायग्राम देखो तो आपको क्लियर होगा। दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। दिस इज़ फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ये शुगर भी है, पेरिफेरल प्रोटीन भी है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ओके, अब डायग्राम देख के आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ये रहा, पोलर हेड क्या होता है? आउटर साइड पे होता है। लिपिड्स जो होता है आउटर साइड पे होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती हैं वो इनर पार्ट पे होती हैं। ओके, नॉन पोलर टेल होती है, ये एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ओके, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो अंदर होती है हाइड्रोफोबिक। ओके, हेड जो होता है आउटर वर्ड में होता है इसमें, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको। हाइड्रोफोबिक इनर पार्ट में होती है। ये देखो, ये रहा, ये क्या साथ में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टमेंट हुआ तो पता लगा इसमें प्रोटीन भी होता है, जो अभी हमने पढ़ा। ये रहा, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और प्रोटीन और लिपिड वेरी करता है सेल टाइप पे। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैव अप्रॉक्सीमेट 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। तो इसके एक्सट्रैक्शन में डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस पर रहता है मेम्ब्रेन, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है बरिड रहता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है ये सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में रहता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा।
और इंटीग्रल प्रोटीन, ये जो है यहाँ पे, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये बरीड होता है मेम्ब्रेन, ये बरीड होता है मेम्ब्रेन में। ओके, तो इस तरह से हमने किसका मोज़ेक मॉडल पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये स्ट्रक्चर बताया है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बताई है ना। ये इनका सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में पेरिफेरल प्रोटीन होता है, शुगर होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये बरीड रहता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन बीच में एम्बेडेड रहता है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और जो ये अंदर की तरफ पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, तो इस तरह से हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जो कौन सी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो हमने अभी यहाँ देखी थी, देखिए सेल में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो सेल वॉल, सेल वॉल पढ़ा, ये हमने सेल वॉल पढ़ा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ। तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है मेम्ब्रेन का, ये पूरा इसमें बताया गया है डिटेल में। सेल वॉल सबसे बाहर होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। ओके, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। लेटरल मूवमेंट होता है पूरी बाइलेयर में। तो ये जो मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी मूव होती है, लिपिड का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का, इसको हम बोलते हैं मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। फ्लूइड नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है फंक्शन के लिए। मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर सेल ग्रोथ के लिए, इंट्रासेलुलर जंक्शन के सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। एंडोसाइटिस में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आप स्टोर करते हो या सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है विद इन द मेम्ब्रेन। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। पहले बताया था ना, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो सब, ये नहीं कि सभी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है, जो एडवांटेजियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको परमिट करती है अपने अंदर आने के लिए। कई मॉलिक्यूल आराम से, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन में आराम से आ सकते हैं किसी एनर्जी के बिना। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन आ सकते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी आराम से आ सकता है ऑस्मोसिस के थ्रू। कैसे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बाय प्रोसेस ऑफ, कुछ कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स आराम से हो सकते हैं, वाटर आराम से मूव हो सकता है, बट कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं पास हो सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। उनको एक करियर प्रोटीन चाहिए होता है टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी सब तो ऑस्मोसिस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, वाटर, ये सिंपल डिफ्यूज़न से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ जाते हैं। तो
पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो उनको करियर प्रोटीन चाहिए होता है जिससे कि ट्रांसपोर्ट हो सके। तो लो से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं। कैसे जाते हैं? लो से हाई कंसंट्रेशन। ये तो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया, ये सारा हमने क्या बताया है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाते हैं। ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ जाते हैं, अगेंस्ट द देयर कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही नॉन पोलर प्रोटीन को क्या चाहिए होता है? नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को एक करियर प्रोटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? करियर प्रोटीन। दे नीड अ करियर प्रोटीन जिससे कि वो फैसिलिटेट हो सके ट्रांसपोर्ट लिपिड बाइलेयर की। पोलर मॉलिक्यूल नहीं पास कर पाता है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो दे नीड अ करियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हमें समझ आ गया इसमें कैसे होता है फ्लूइड में पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और किसके थ्रू? ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो इस तरह से इसका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जब अपोजिट जाता है ये रहा, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और पैसिव में सिंपली ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूज़न से ऑस्मोसिस से हो जाता है। इसमें या तो हमें प्रोटीन करियर प्रोटीन चाहिए होता है नॉन पोलर बाइलिपिड के लिए, या हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। लो से हाई एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है और उसमें एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। पोलर मीन्स चार्ज जो होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से नहीं जा सकते, इसलिए करियर प्रोटीन चाहिए होता है। करियर प्रोटीन के थ्रू वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ओके, ऐसे ही अब हमने पढ़ा सेल वॉल, अब सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसको सेल वॉल बोलते हैं, जो कि आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फंगाई और प्लांट्स में होता है सेल वॉल प्रेजेंट। ये शेप देता है जैसे पता लगता है ना। प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो इजी है, तो आपको याद हो ही सकता है। इट सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है और बैरियर रहता है। किसका प्रोटेक्ट करता है? तो बैरियर रहता है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसी एल्गी में सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स की बनी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्लांट्स में ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूल, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है सेल वॉल? एक बार फिर हम याद कर लें। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। ये शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है, डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल यंग प्लांट में
प्राइमरी वॉल होती है जो कि ग्रोथ में हेल्प करती है, विच इज़ कुछ ग्रो कर सकती है, पर वो बाद में गायब हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है जैसे ही सेल मैच्योर होता है। तो सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है साइड ऑफ द सेल में। पहले प्राइमरी वॉल होती है और जैसे ही मैच्योर होता है प्लांट तो वो डिमिनिश हो जाती है, उसके सेकेंडरी वॉल आती है जो कि इनर साइड ऑफ सेल में बनी होती है। मिडल लेयर होती है, मिडल लैमेला भी एक होती है जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो कि एक तरह से ग्लू का काम करती है, सब सेल्स को आपस में बांधे रखती है, मिडल लैमेला। तो सेल वॉल और मिडल लैमेला जो होते हैं प्लास्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लास्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल से जोड़ती है। कौन? मिडल लैमेला। ठीक है, तो ये हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर था। सेल वॉल मेनली प्रोटेक्शन देता है, डैमेज से बचाता है, अनडिजायर और मैक्रोमोलिक्यूल को आने देता है, शेप देता है। और इसमें प्राइमरी वॉल होती है मेनली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। ओके, क्लियर। अब ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है, अभी हम तो बाहर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, अब मेम्ब्रेन के अंदर क्या सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन। जैसे देखो अभी हमने इसका पढ़ा, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज डिस्टिंक्ट, सब जितनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज सब अलग हैं, पर किसी किसी का स्ट्रक्चर और फंक्शन सबका डिफरेंस है। इन जो भी अंदर में ऑर्गेनेलीज है उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा गया है और उनका फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सोम्स का, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो ये नहीं है पार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। तो मेनली कौन से हो गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से याद कर लिया और शॉर्ट में लिखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, है ना। ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सब ऑर्गेनेलीज को डिफाइन करेंगे और उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि कैसे सेल का कैसे स्ट्रक्चर है, कैसा फंक्शन है, एक एक मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो जैसे जैसे हमें क्लियर होता जाएगा हम इसमें आगे आगे पढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे पहले वाला क्लियर हो गया हमें, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, अब हम आगे वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे। तो जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, दोबारा से इसको वीडियो को सुनिए और इसका डायग्राम बना के प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, उसको अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कीजिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।